हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। मैं डॉक्टर निधि शर्मा। आप सभी को आपकी फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है ये शल्य तंत्र या सर्जरी, इसको आगे पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए आज आपकी पहली डेमो क्लास रखी गई है। वही सेम पैटर्न है, आप सभी पहले भी स्टूडेंट रहे हो, तो वही सेम पैटर्न है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल कराए जाएंगे, साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये आपकी एक डेमो क्लास तो आज होगी और एक कल होगी, ठीक है। उसके बाद किसी को भी सर्जरी की लाइव क्लास कंटिन्यू करनी हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें और ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। ये तो रही हमारी मेन बात क्लास के बारे में। अब मैं टॉपिक बात करती हूँ कि आज का आपका जो डेमो का टॉपिक है वो रखा है मैंने अग्निकर्म। आपने पहले भी इसके बारे में किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपका, तो ये जो टॉपिक आपने पहले भी बहुत सुना होगा, लेकिन आपके जो पेपर है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ हर टॉपिक में बताऊंगी। कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, सारी बात हम डिटेल में करेंगे आपकी में। तो अग्निकर्म जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, उसमें देखो कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं आपके सिलेबस में। अग्निकर्म का आपको महत्व पता होना चाहिए। अग्निकर्म आप करा रहे हो तो कौन से उपकरण है, क्या उसकी विधि है, आकृति भेद से अग्निकर्म कितने प्रकार का होता है, अग्निकर्म किसको कराना है, यानी कि कौन इसके योग्य है और कौन इसके अयोग्य है, और इसके उपद्रव क्या है, और अगर उपद्रव हो गए हैं तो उसकी चिकित्सा क्या है। ये सारे पॉइंट आपके सिलेबस में अग्निकर्म के बारे में दिए गए हैं और इनकी हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अग्निकर्म की परिभाषा। अग्निकर्म आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अग्निकर्म होता क्या है, किस चीज़ को आप अग्निकर्म कहते हो। तो आपने मेन 3 प्रोसीजर शल्य तंत्र के अंदर सुने होंगे, शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म। पढ़ा भी होगा पहले इनके बारे में। तो 3 प्रोसीजर होते हैं, शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म। हर एक की अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग रोगों में अलग अलग कर्म करवाए जाते हैं। लेकिन अग्निकर्म में ऐसा क्या करवाया जा रहा है, तो अग्निकर्म तो नाम से ही क्लियर है, यानी कि जिसमें आप चिकित्सा के रूप में अग्नि का यूज कर रहे हो। आपने चिकित्सा में कोई कर्म कर रहे हो तो वहां आप अगर अग्नि का यूज कर रहे हो, वो क्या होगा, अग्निकर्म हो गया। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोल रहे इसको, तो क्या है अग्निकर्म, जहां आप अग्नि का यूज करो। तो अग्नि की सहायता से जो कर्म किया जाता है, यानी कि अग्नि नाम कृत्वा यत कर्म, जो भी आप चिकित्सा में कर्म कर रहे हो, अगर उस कर्म में अग्नि की हेल्प ली जा रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो किस में आएगा, अग्नि कर्म में आएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हम अग्नि कर्म कहते हैं। ये तो रही बहुत नॉर्मल सी बात, इसकी डेफिनेशन। अब आपने ये तो सीख लिया कि आप अग्नि कर्म जो कराओगे वो अग्नि की सहायता से कराओगे, लेकिन ऐसा कौन सा आप जो है इंस्ट्रूमेंट या उपकरण यूज करोगे जिसके तौर पे आप अग्नि के रूप में वहां चिकित्सा करा सको। तो देखो, 3 4 जगह के लिए हम मेनली पढ़ते हैं। कौन कौन से विकार में हम अग्निकर्म कराएंगे, मान लो त्वचा के विकार हो रखे हैं, तो त्वचा के विकार में आप कौन से जो द्रव्य है उनका यूज करके अग्निकर्म कराओगे। मांसगत विकार हो रखे हैं किसी को, जैसे कि जो है ग्रंथि, अर्बुद, ये हो रखे हैं, तो अगर मांसगत विकार हैं तो कौन से द्रव्यों से अग्निकर्म करवाओगे। अगर किसी को शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, इनके विकार हैं तो कौन से द्रव्य से अग्निकर्म कराओगे। यानी कि जो दहन का आपका उपकरण होगा वो कौन से जगह के लिए कौन सा रहेगा, उसकी बात चल रही है। अब ये मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को त्वचा के विकार है। त्वचा के विकार में तिल, तिल कालक वगैरह, ये कोई भी विकार हो सकते हैं, ठीक है। पामा, विचर्च का, ये त्वचा त्वगत रोग में ये कोई भी हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको कौन से उपकरण का यूज करके अग्निकर्म कराना है। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में। वैसे अग्निकर्म पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि कभी कभार आ जाए, मोस्टली हर साल। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, मोस्टली हर साल यहाँ से रिपीट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे त्वचा के विकार हैं तो आप किस किस का यूज करोगे, पिपली, जो पिपली होती है आपका, उसको उसको गर्म करके त्वचा पे लगा दिया। अजाशक्रत, जो अजा का शक्रत यानी कि जो बकरी है उसका जो शक्रत, उसका जो मल होगा, उसको गर्म करके उस स्थान पे लगा दिया त्वचा पे। गोदंत, गाय का दांत, ठीक है। शर और शलाका, जो शलाका हम यूज करते हैं शस्त्र कर्मों में भी, कई तरह की शलाका आती हैं, पढ़ाऊंगी मैं आगे आपको शल्य तंत्र में ही, आपकी 28 प्रकार की कौन कौन सी शलाका होती है सब बताऊंगी। सर मतलब वाण, जो वाण आपने रामायण में देखा होगा, जो तीर वाण जो भी बोलो उसको हम क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी को गर्म करके, जैसे आपने अग्नि पे इनको गर्म कर लिया और स्थान पे लगा दिया, तो वो उससे कौन से विकार ठीक होंगे, त्वचा के विकार। तो अगर किसी व्यक्ति को त्वचा के विकार हैं तो आप पिप्पली, अजाशक्रत, गोदंत, शर और सलाका, इन सभी को अग्नि पे गर्म करके उस स्थान पर लगा सकते हो। फिर उसके बाद है, अगर किसी को मांसगत विकार है तो मांसगत विकार में आप किसका यूज करोगे, जाम्ब, ओष्ठ और इतर लोग। इतर लो में सभी आ जाते हैं, तांबा है, रजत है, स्वर्ण से जला दिया। जैसे स्वर्ण, रजत की आपके मान मान लो चांदी की चम्मच है उसको गर्म करके जला दिया, तांबे का कोई बर्तन है उसको गर्म करके उस मांसगत विकार में वहां पे जला दिया। तो इस तरीके से इन उपकरणों के द्वारा किसमें जलाते हैं हम, मांसगत विकारों में। और अगर किसी व्यक्ति को शिरा स्नायु संधि अस्थि के विकार हो रखे हैं तो उसमें आप किससे अग्निकर्म करोगे, शौद्र यानी कि शहद से, गुड़ से और तेल से, जो लिक्विड चीजें हैं उनसे आप क्या करोगे, अग्निकर्म करोगे शिरा स्नायु संधि और अस्थि के विकार में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कौन से स्थान के विकार में कौन से उपकरण का आपको यूज करना है। फिर उसके बाद आते हैं अग्निकर्म के साधन। अग्निकर्म के जो साधन है वो आचार्य चरक ने बताए हैं। क्या बोला है कि जो व्यक्ति अग्निकर्म के योग्य हैं और सुकुमार हैं, देखो अग्निकर्म करेंगे तो उनमें जो योग्य है, अयोग्य में तो अग्निकर्म करना ही नहीं है, लेकिन योग्य तो है लेकिन सुकुमार है, ज्यादा सहन नहीं कर सकता, बहुत सुकुमार प्रकृति का है, हो सकता है वृद्ध हो सकता है बालक हो, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ सुकुमार प्रकृति, राजा का पुत्र हो, ऐसा हुआ, तो उस व्यक्ति में आपको अग्निकर्म ऐसे नहीं है कि पिपली से लेके उसको जला दिया या गोदंत से लेके जला दिया। फिर आपको व्यक्ति की प्रकृति के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि आपको अग्निकर्म किससे करना है। तो अगर व्यक्ति सुकुमार है तो वहां पे आप अग्निकर्म किससे करवाओगे, घृत से, तेल से, वसा से, मज्जा से या मोम से, जो लिक्विड द्रव्य हैं उनसे आप अग्निकर्म करवाओगे। और आपके सामने ऐसा व्यक्ति है जो असुकुमार है, यानी कि वो किसी भी तरीके की अवस्था को झेल सकता है, आप उसको जला भी दोगे तो भी, यानी कि प्रवर सत्व का है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बलवान है, प्रवर सत्व वाला है, तो आप उसको लोह निर्मित यंत्र से या मधु से जला सकते हो, ठीक है। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग या रोगी की अवस्था के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है कि सुकुमार व्यक्ति में आपको कौन से द्रव्यों द्वारा अग्निकर्म कराना है, असुकुमार व्यक्ति है तो उसमें किसका यूज करना है आपको अग्निकर्म में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है दहन का काल। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी रोगी आया आपके पास और आपने पकड़ा और जला दिया, पहले आपको ये तो देखना है कि आप जिस ऋतु में उसका इलाज कर रहे हो उस ऋतु में अग्निकर्म करा सकते हो या नहीं। अब ऐसा क्यों देखा जाएगा कि मान लो जो व्यक्ति आपके पास आया है वो पित्त प्रकृति का है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जो पेशेंट आपके पास आया है वो पित्त प्रकृति का है, ऋतु चल रही है शरद, शरद ऋतु में आया है, यानी कि उस टाइम पे तो पित्त जो है बहुत ही प्रकोपित रहेगा,
या फिर ग्रीष्म चल रही है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, ऑलरेडी वातावरण में भी उष्णता बहुत ज्यादा रहती है, और फिर वहां आपने गरम गरम उसको जला भी दिया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वो जल जाएगा, ठीक न होने की बजाय उसके रोग बढ़ जाएंगे और विकार हो जाएंगे, उसको दग्ध वाले विकार हो जाएंगे, जलने वाले विकार हो जाएंगे। तो पहले आपको काल देखना है कि कौन से काल में आप अग्निकर्म करा सकते हो और कौन से में नहीं करा सकते। तो अग्निकर्म खुद क्या है, उष्ण है, उष्ण कर्म है एक तरीके का। तो आपको हमेशा ये प्रेफर करना है कि आप इसे शीत ऋतुओं में कराओ, ठीक है। यानी कि आपको शरद और ग्रीष्म ऋतु जहाँ बहुत ज्यादा उष्णता होती है, इनमें इसको नहीं कराना है। उसके अलावा जहाँ मौसम जो है ठीक ठाक रहता है, जैसे सर्दी में तो करा ही सकते हैं, लेकिन वसंत हो गया, वर्षा हो गया, वह ठीक ठाक मौसम रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, तो उन सभी ऋतुओं में आप करवा सकते हो। तो वर्ज्य ऋतु कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नि कर्म के लिए वर्ज्य काल कौन सा है, शरद और ग्रीष्म, इनमें आप नहीं करा सकते। लेकिन मान लो कोई पेशेंट आपके सामने ऐसा आ गया कि आपको अग्नि कर्म कराना ही पड़ेगा, चाहे शरद ऋतु है, चाहे ग्रीष्म ऋतु है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अग्नि कर्म करोगे तभी वो ठीक होगा, वरना नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर क्या करना है आपको, आत्यायिक अग्निकर्म साध्य व्याधियों में आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करने पर सभी ऋतुओं में किया जा सकता है। मतलब कि आप जिस रूम में हो उसमें एसी होनी चाहिए, एसी चला दो, कूलर पंखे चला दो, फिर आप अग्निकर्म कर दो। यानी कि जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा आप ठंडा कर दो, थोड़ा सा आप ठंडा कर दो, जो बाहर जो गर्मी हो रखी है शरद और ग्रीष्म में, उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर डाउन कर दो, एसी चला दो, तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो वहां पे आप उन ऋतुओं में भी अग्निकर्म करा सकते हो। लेकिन कब कराना है, केवल जब आपके सामने एकदम इमरजेंसी कंडीशन है कि बिना अग्निकर्म के ठीक नहीं होगा, अग्निकर्म करना ही पड़ेगा, चाहे शरद है चाहे ग्रीष्म है, तब आपको क्या करना है, ये व्यवस्था करनी है कि एसी वाला रूम होना चाहिए, कूलर पंखे होने चाहिए, हवा आनी चाहिए, जो है टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहना चाहिए, तब करना है, हमेशा नहीं करना है, केवल तब करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अग्निकर्म में भोजन। बहुत बार यहाँ से एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स में, तो आपके एग्जाम में आएगा, ये जो आप दोगे फाइनल ईयर में सर्जरी का, वहाँ पूछा जाएगा। लेकिन एआईपीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्निकर्म में कौन से प्रकार का भोजन व्यक्ति को कराना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे मैं आपको जब क्षार कर्म, रक्त मोक्षण और भी चीजें पढ़ाऊंगी ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें यवागु दिया था, किसमें पिछल अन्न दिया था, किसमें लघु भोजन दिया था, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपको बहुत केयरफुली ये चीज याद रखनी है कि अग्नि कर्म में कैसा भोजन कराना है, हमें पिछल अन्न देना है। पिछल अन्न क्यों देना है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं इसका, कि आप उसको जला रहे हो, पेशेंट है, आप उसका अग्नि कर्म करा रहे हो, अग्निकर्म से क्या होगा, शरीर में उष्णता बढ़ेगी, ठीक है। उष्णता बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका जो पूरा का पूरा जो बैलेंस है हाइड्रेशन का और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको अन्न कैसा देना है, पिच्छल देना है, जो बहुत आराम से धीरे धीरे पचे। क्योंकि अगर जो व्यक्ति है, मान लो आपने उसको खाली पेट अग्निकर्म करा दिया, उसके शरीर में कुछ नहीं, ऊपर से आपने जला और दिया, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो आपको भोजन ऐसा देना है जो आसानी से पचे, और वो जो मैकेनिज्म है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की, उसको भी मेंटेन कर सके। तो क्लियर है, पिछल अन्न का सेवन करा के ही अग्निकर्म कराना है। लेकिन दूसरी बहुत, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी तो आप अनम्यूट नहीं कर सकती मैं आपको, लेकिन आप जो है ग्रुप में मैसेज कर सकते हो अगर किसी को डाउट हो तो। कोई भी डाउट हो जो अब तक पढ़ा है वो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। बाकी लाइव क्लास में तो आपको हमेशा अनम्यूट रखा जाएगा, आप कभी भी जो है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको डाउट है, तो आप बीच में रोक के कभी भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो डाउट है उसको होल्ड पे रखिए और ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो
यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपके जो है 2 मार्क्स में आएगा आपके एग्जाम में। 2 मार्क्स क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि किन रोगों में अग्नि कर्म जो है बिना भोजन के कराया जाता है। मैंने अभी क्या बोला कि अग्नि कर्म आपको हमेशा पिछल अन्न देके कराना है, लेकिन आपके पास ऐसे भी रोग हैं जिनमें अग्नि कर्म आपको खाली पेट ही कराना है, उसको बिना खाना खिलाए ही कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं? मूड गर्भ, अश्मरी, भगंदर, उदर रोग, अर्श और मुख रोग। इन सभी रोगों में आपको अगर अग्निकर्म कराना पड़े तो आप रोगी को भोजन नहीं दोगे, उसको बिना भोजन ही आप अग्निकर्म कराओगे। रोगों का नाम याद रखना, अश्मरी, भगंदर, मूढ़गर्भ, अर्श, मुख रोग और उदर रोग। आपको रटना ही पड़ेगा ये, और रट लीजिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो किन किन, अब समझ में आ गया भोजन वाला कंसेप्ट कि कौन से रोगों में अग्निकर्म पिछल भोजन देकर कराना है और कौन से में बिना भोजन के कराना है। फिर उसके बाद आती है इसकी बात, दहन विशेष। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, कभी तो ये पूछ लिया 2 नंबर में, कभी ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, मतलब कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक से इसके अंदर जो सब टॉपिक है उनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि आकृति भेद से अग्निकर्म कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि आपसे या तो बोला जाए दहन विशेष से अग्निकर्म बताइए, यही नाम आएगा, देखिए दहन विशेष, दहन विशेष से अग्निकर्म के भेद बताइए, या आकृति भेद से अग्निकर्म के भेद बताइए। तो आपको हमेशा कितने भेद बताने हैं? 4। कौन कौन सा? तत्र, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। इस तरीके से 4 प्रकार का आकृति भेद से अग्निकर्म होता है। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कैसे होगा। वलय मतलब ऐसा आपने कोई भी पर्टिकुलर स्किन के एरिया को आपने ऐसे रिंग फॉर्म में जलाया, ठीक है, वो तो हो गया वलय, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में आपने जलाया है, सर्कुलर फॉर्म में आपने अग्निकर्म किया है। दूसरा, आपने अग्निकर्म केवल एक पॉइंट बना के किया है, जो कॉर्न हो जाते हैं ना पैरों में, कॉर्न कदर बोलते हैं, आप पढ़ोगे एक रोग आएगा आपके, तो वहां पे हम किस प्रकार का अग्निकर्म करते हैं? डॉटेड, केवल एक पॉइंट की तरह जलाते हैं उसको। फिर आता है विलेखा। विलेखा में आप अग्निकर्म करोगे तो कैसी डिजाइन बनेगी? इस तरीके की लीनियर डिजाइन बनती है, यानी कि लाइन बनेगी। विलेखा यानी कि रेखा, इस तरीके की लाइन फॉर्म में किसी जगह अगर अग्निकर्म कर रहे हो आप, तो वो किस तरीके का दिखाई देगा? विलेखा या लीनियर। फिर आता है प्रतिसारण। प्रतिसारण में मतलब आपने बिल्कुल ऐसे जलाया कि उसकी पर्टिकुलर कोई एक आकृति नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके आपने कोई भी एक अलग अलग पर्टिकुलर एक आकृति बना दी। फ्लैट डिजाइन, जैसे कहीं से गिर जाते हैं ना तो रब हो जाता है वहां पे, फ्रिक्शन की वजह से जो डिजाइन बन जाती है, बिल्कुल इस तरीके की अगर डिजाइन बन जाए तो वो क्या होती है? प्रतिसारण। तो मेन तो आपको ये ही 4 याद रखने हैं कि दहन विशेष आकृति कितनी होती है? 4 होती हैं, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। ठीक है, इस तरीके से ये जो अग्निकर्म होगा वो कितने प्रकार का हो गया? आकृति भेद से 4 प्रकार का। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टांग हृदय के अनुसार अग्निकर्म के भेद बताइए। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, वापस रिपीट कर रही हूँ। अष्टांग हृदय के अनुसार अग्निकर्म के भेद बताइए। तो अष्टांग हृदय ने ये 4 तो बोले ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये 3 और बताए हैं। तो टोटल कितने प्रकार का अग्निकर्म बताया अष्टांग हृदय में या भागवत ने? 7 प्रकार का। याद रखना है, अभी नहीं पूछा जाएगा, एआईपीजीटी में क्वेश्चन आता है, यहाँ भी पूछ सकते हैं, क्या पता कैसा पेपर आपका सेट किया जाए। तो याद रखना है कि अष्टांग हृदय ने 3 अधिक बताए हैं, गलत मत पढ़ना, 3 नहीं 3 अधिक, यानी कि 4 + 3, टोटल कितना? 7। कैसी कैसी आकृति में? एक तो आप पर्टिकुलर एरिया को अर्धचंद्र आकृति में इस तरीके से जला सकते हो,
एक आप स्वस्तिक फॉर्म में जला सकते हो और एक आप इस तरीके से अष्टपाद फॉर्म में जला सकते हो। तो अष्टांग हृदय ने अग्निकर्म के 3 भेद अलग बताए हैं, एक्स्ट्रा बताए हैं, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टपाद। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी दहन विशेष आकृति। उसके बाद देखते हैं हम अग्निकर्म का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मेन जो आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाए वो आपको कितना बताना है, ये त्वगत और मांस दग्ध वाला, त्वगदग्ध और मांस दग्ध। ठीक है, तो लेकिन आपसे अगर आकृति भेद से पूछा जाए तो आपको वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण ही बताना है, तब आपको अलग से नहीं बताना है। थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप इस टॉपिक को जब खुद से पढ़ोगे ना, आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। हो सकता है आप अगर इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको कंफर्म है कि कंफ्यूजन होगा, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी आपका डाउट है आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। तो अग्नि कर्म के कई आचार्यों ने 2 प्रकार भी बताए हैं, त्वग्दग्ध और मासदग्ध। ध्यान देने वाली बात नहीं है। हम पढ़ेंगे मेन ये वाले। ठीक है, किस किस प्रकार से अग्निकर्म के भेद या क्लासिफिकेशन किए गए हैं। देखो, तो 2 मेन बोल दिए, त्वग्दग्ध और मासदग्ध, लेकिन शिरा स्नायु संधि अस्थि में भी अग्निकर्म का उपदेश किया गया है तथा शिरा रोग में अग्निकर्म का प्रयोग इमरजेंसी हो तो ही करना है, वरना नहीं करना है। एकदम फालतू की बात है। मेन पॉइंट पर आते हैं अपने। तो द्रव्य भेद से जो अग्निकर्म होता है वो 2 प्रकार का होता है। द्रव्य भेद से क्लासिफिकेशन कितने टाइप का किया गया है, 2 टाइप का। एक तो है स्निग्ध अग्निकर्म और एक है रुक्ष अग्निकर्म। अब द्रव्य भेद से का मतलब क्या है कि आप अग्निकर्म में कौन से द्रव्य का यूज कर रहे हो जलाने के लिए। आप किसी व्यक्ति को घी तेल से जला रहे हो या किसी को शलाका से या पिप्पली से जला रहे हो। तो अगर घी तेल से जला रहे हो तो वो कैसा होता है, स्निग्ध होता है। तो अगर किसी का अग्निकर्म आप मधु से, घृत से, तेल से, इन सब से कर रहे हो तो वो कैसा अग्निकर्म है, स्निग्ध अग्निकर्म है। तो मधु, घृत, तेल आदि का प्रयोग सिरा, संधि, स्नायु, ये हम पढ़ चुके हैं अभी दहन उपकरण में, इनमें करेंगे। तो अगर आप अग्निकर्म में मधु, घृत, तेल का यूज कर रहे हो तो वो कैसा अग्निकर्म है, स्निग्ध अग्निकर्म है। अगर आप अग्निकर्म में पिपली, जो कि रुक्ष और उष्ण प्रकृति की होती है खुद, शर यानी कि वाण, स्निग्ध थोड़ी होता है, रुक्ष होता है। शलाका भी कैसी होगी, रुक्ष होगी। जब तक आप उस पर कोई भी स्नेह नहीं लगाओगे तब तक रुक्ष ही है वो। या फिर गोदंत आदि का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो वो किस तरीके का अग्निकर्म है, रुक्ष अग्निकर्म है। फिर आता है, ये इन तीनों से आप कहाँ जलाते हो, त्वक और मांस आदि में प्रयोग करते हो, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, वापस नहीं बोलना है। लेकिन केवल आपको इतनी ही बात यहाँ पे याद रखनी है कि द्रव्य भेद से अग्निकर्म 2 टाइप का होता है, स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध में आप घी तेल आदि का यूज करते हो और रुक्ष में आप पिपली, शर और शलाका इनका यूज करते हो। फिर आता है स्थान भेद से। स्थान भेद से मतलब कि जिस जगह रोग हुआ है अगर उसी जगह जलाया, कि जिस जैसे पैर में रोग हुआ है तो पैर में जला दिया, वो स्थानिक है। लेकिन अगर रोग तो मान लो कहीं और हुआ है और जलाया आपने कहीं और है, वो क्या होता है, स्थानांतरीय। समझ में आ रहा है, यानी कि जिस जगह का रोग है अगर उसी जगह अग्निकर्म किया है तो वो अग्निकर्म कौन सा होता है, स्थानिक। जैसे अर्श में अर्श को ही जलाओगे, विचर्चिका में उस पर्टिकुलर स्थान को ही जलाओगे। कदर, कदर अभी मैंने नाम लिया था, कौन जो डिजीज होती है आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे आगे। तो वहां पे भी आप कहाँ जलाओगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पे कदर हो रहा है। जैसे पैर के अंगूठे में हुआ तो पैर के अंगूठे वाले हिस्से को ही आपको अग्निकर्म करना है। ऐसा नहीं है कि पैर के अंगूठे में हुआ और आप गर्दन को जला रहे हो, ऐसा नहीं। तो जो जिस रोग में उस जहाँ का रोग है उसी पर्टिकुलर एरिया पे अग्निकर्म किया जाए तो कौन सा अग्निकर्म होता है, स्थानिक। लेकिन स्थानांतरीय, कई ऐसे भी रोग हैं जिनमें रोग तो कहीं और हो रहा है और जलाते कहीं और है। जैसे अपची है, अपची कहाँ पे हो रहा है, ऊपर वाले क्लेविकल वाले एरिया का रोग है। ठीक है, पढ़ाएंगे, ये भी आपके सिलेबस में है अपची भी।
क्लेविकल वाले एरिया का वक्ष स्थान का ये रोग है, वहां पे रोग हो रहा है, लेकिन इसमें अग्निकर्म कहाँ कराते हैं? गुल्फ की कंडरा के मध्य कराते हैं। गुल्फ यानी कि एंकल रीजन में। समझ में आ रहा है? अपची जो रोग है वो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, यानी कि क्लेविकल के हिस्से वाला रोग है। इसमें क्लेविकल और ये ह्यूमरस वाला जो जॉइंट है वो इन्वॉल्व रहेगा। तो वहां का ये रोग है, लेकिन हम इसमें अग्निकर्म कहाँ करा रहे हैं? गुल्फ वाले स्थान में करा रहे हैं। तो ये अग्निकर्म किसमें आएगा? कौन से भेद में आएगा? स्थानांतरीय, यानी कि जिस स्थान पे रोग है वहां ना जला करके कहीं और जलाया, तो वो किसके अंदर आ जाता है? स्थानांतरीय। क्लियर है? फिर आता है व्याधि भेद से अग्निकर्म। व्याधि भेद से अग्निकर्म ऐसे ही रैंडम भेद किए गए हैं, जैसे कि अर्श है, कदर है, इन वाली व्याधियों में क्या करना है? आपको डायरेक्ट अग्निकर्म नहीं करना है, पहले इसमें एक्सीजन करना है, छेदन कर्म करना है। ये अष्टविध कर्म में आपको समझाऊंगी छेदन कर्म क्या होता है। अ, तो जो अर्श है, कदर है, इन व्याधियों में तो क्या करना है? पहले आपको छेदन करना है, उसके बाद क्या करना है? अग्निकर्म कराना है। यानी कि आपको व्याधि को देखना है पहले, कौन सी व्याधि में आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करके अग्निकर्म करवाओगे। जैसे मान लो भगंदर या नाड़ी व्रण साइनस वाला रोग हुआ है, तो पहले वहां आपको भेदन करना है। समझ रहे हो? पहले वहां पर भेदन करना है, उसके बाद आपको अग्निकर्म कराना है। तो पहले ये डिसाइड करना है, पहले रोग को देखना है, रोग को देखने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें छेदन कराना है या भेदन कराना है, और फिर उन प्रोसेस को कराने के बाद अगर अग्निकर्म करा रहे हो तो वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? व्याधि भेद में। और कृमि दंत है, कीड़े ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, बाइट कर दिया, तो वहां पे आप गुड़ की सहायता से जलाओगे। ये तो छोड़ दो, केवल आपको ये अर्श और भगंदर वाला याद रखना है कि अर्श और कद है तो उसमें छेदन के बाद अग्निकर्म कराना है, और भगंदर और नारीवर्ण है तो उसमें अग्निकर्म के बाद आपको क्या कराना, सॉरी, भेदन के बाद अग्निकर्म कराना है। फिर उसके बाद आकृति भेद से इसका क्लासिफिकेशन आता है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये वाले दहन विशेष आते हैं। फिर आता है धातु भेद से। धातु भेद से यानी कि कौन कौन सी धातु के रोग होने पर आप अग्निकर्म करा सकते हो। कौन कौन से, जैसे त्वचा मांस सिरा स्नायु के विकार हैं, तो उनमें आप, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो मांसगत विकार है उसमें इतर लौह का प्रयोग करना है। जो रजत स्वर्ण ताम्र आदि जो धातु हैं उनका यूज करके आप अग्निकर्म करा सकते हो। तो धातु भेद से तो इतना याद नहीं रखना है, इम्पोर्टेंट कौन है? द्रव्य भेद वाला और स्थान भेद वाला और ये दहन विशेष वाला, ये वाले ही इम्पोर्टेंट है, बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपकी कल वाली डेमो में कंटिन्यू करूंगी।